नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम एपीयू के मेन एग्जाम की। ठीक है, आइए अब जिनका कंफर्म हो रहा है कैसे करें एपीयू के मेन एग्जाम की। राजस्थान एपीयू की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि एपीयू क्या सभी जगह आ जाता है। मैं राजस्थान एपीयू की बात कर रही हूँ। इसका जो मेन एग्जाम, अब देखो मैंने कट ऑफ जारी की थी, उस कट ऑफ से प्लस माइनस होता है। जैसे मैंने 75 का, तो 75 का 78 भी हो सकता है और 75 का 72 भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी उसके आसपास अपनी प्रिपरेशन शुरू करे। मेरे हाथ में इसका सिलेबस है। अब इन्होंने आईपीसी को क्या किया, आईपीसी के अंदर इन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि कोर्स में क्या क्या होगा आईपीसी में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी के मेन के अंदर इन्होंने चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1 से 4 दे रखा है। चैप्टर 2 के अंदर पूरा ही दे रखा है 6 से 52 है, और चैप्टर 3 भी पूरा दे रखा है 53 से 75। चैप्टर 4 भी पूरा है 76 से 106, और चैप्टर 5 107 से 120 है। चैप्टर 5 ए भी पूरा 120 ए भी दोनों है, और चैप्टर 6 है ना, इसमें दो ही सेक्शन है, 121 और 124 ए। चैप्टर नंबर जो 8 है उसके अंदर सेक्शन 141 से 160 पूरा ही दे रखा है। चैप्टर नंबर जो 10 है, ये 9 नहीं है हमारे, ठीक है, 10 है 172 से 190 पूरा है। चैप्टर नंबर 11 बड़ा अच्छा कर दिया, बड़ा बहुत बड़ा है ना 11, फॉल्स फैब्रिकेटिंग करना, उसको उन्होंने सॉर्ट कर दिया 191 से 195 ए, 201, 212, 216, 216 ए, 216 बी, 225 ए, 225 बी, 228 ए और 229 ए। उसके बाद आता है आपके पास चैप्टर नंबर 14 है सीधा। कितना बढ़िया कर दिया। 11 का 12 नहीं पढ़ना, 13 नहीं पढ़ना, सीधा 14 है, और 14 268 से 294 पूरा है। फिर अपने पास वही चैप्टर 16 और चैप्टर 17 पूरा है। फिर चैप्टर नंबर 18 के अंदर सिर्फ एक चैप्टर 18 है ही नहीं, चैप्टर 19 भी नहीं है, बच गए। और 20 ए के अंदर से 498 ए पढ़ना है। फिर आपको 21 डिफेमेशन पढ़ना है। फिर चैप्टर 22 पूरा दे और चैप्टर 23 पूरा है। तो इन्होंने डिफाइन कर रखा है। अब हम लोग जो मेन की क्लासेस चला रहे हैं, ये जो सेक्शन है इनको पूरा पढ़ाऊंगी मैं। जैसे मान लीजिए सेक्शन नंबर 2 है विद इन इंडिया, तो पूरा बैरक की रीडिंग कराऊंगी। देखो ये एक नौकरी है, हम इसको रिस्क नहीं ले सकते, इसको हम रैपिडली भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो लिखोगे कैसे। मेन का है भाई, मेन देने जा रहे हो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय है। जैसे मैंने एडीजे रैपिड रिवीजन चलाई, उसमें सब्जेक्ट है 33, तो 33 सब्जेक्ट को तुम पूरा पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए मुझे उनको रैपिड मेन एग्जाम कोर्स चलाना पड़ा। लेकिन आपका तो रैपिड चलाना नहीं, टाइम ही टाइम है, और इसको आराम से हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन 4 है तो पूरा रीडिंग करूंगी। सेक्शन 4 है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, उसके अंदर 3 पॉइंट है, ए बी सी, तीनों पॉइंट बताऊंगी, तीनों का डायग्राम कैसे बनाना, उसके ऊपर केस लो है तो केस लो कैसे लिखना है, इलस्ट्रेशन कैसे, तो पूरा डिटेल ही पढ़ेंगे। एक तरह से मेन का भी फाउंडेशन बैच ही चलाऊंगी मैं। फिर चलते सीआरपीसी के चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ए, 23 है, 22 नहीं है, 23 के बाद 24 है, 25 नहीं है, 26 है, 27 नहीं है, 28 भी नहीं है, सीधा 29 है, क्योंकि जजमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनाना नहीं है। फिर 30 है, फिर 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, और फिर 30 और नहीं 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, सीधा 36 है और 37 है। तो 4 सेक्शंस आपके, 4 चैप्टर्स नहीं, बाकी तो लगभग है। तो सीआरपीसी को तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने लगभग, देखा जाए 4 चैप्टर को छोड़ करके। फिर आता है एविडेंस के अंदर सेक्शन 1 to 4 है, 5 से 55 है, एक्सक्लूडिंग 12 नहीं पढ़ना है, 13 नहीं पढ़ना है, वैसे 13 बकवास है, 19 नहीं पढ़ना है, 20 भी नहीं पढ़ना है, 23 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिविल के। फिर 59 से 60 है, फिर 61 से 75 है, ये आगे अच्छा कर दिया। 80 मतलब 75 से लगा के 90 में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, ये बढ़िया क्या, वो फालतू बकवास चीज़ें होती है। फिर 101 से 114 ये पूरा है, 128 से 134 पूरा है, 135 से 166 पूरा है, 167 ये भी पूरा, मतलब एक तरह से मैं मेन एग्जाम का फाउंडेशन बैच चला रही हूँ, ताकि उन सबके की पॉइंट बना सकते हैं, उनके डायग्राम बना सकते हैं, उनके एसेंशियल एलिमेंट्स लिख सकते हैं, और केस लो हम लिख सकते हैं, ताकि हमें मेन के साथ ही क्लियर करना है। उसके बाद आता है आपके पास प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, SC/ST 1 2 है, 3 to 9 है, 14 से 15 है, 15 है और 16 से 20 पूरा रीडिंग ही करना है अपन को। फिर आर्म्स एक्ट में 1 2 है, 3 से 12 है, 19 से 20 बी है, 25 से 33 है, 34 से 41 है एंड 46 है, ये थोड़ा अच्छा कर दिया, आर्म्स एक्ट में ज़्यादा नहीं है इन्होंने। फिर आस्थान एक्साइज एक्ट है, 1 से 1 है, 3 to 7 है, 8 to 10 ए है, 11 to 15 है, 16 20 से 24 है, 26 27 है, 43 से 53, 54 से 70, ये वाला फिर से बेकार दे दिया, बट पढ़ना तो पड़ेगा। फिर आता आपके पास पोक्सो एक्ट 1 to 2 है, 3 से 12 है, 13 से 15 है, 16 से 18 है, 19 से 23 है, 24 से 27 है, ठीक है, ये अच्छा है क्योंकि सबसे बेस्ट यही है। 28 से 33 है, फिर 34 है, 35 है, 36 से 37 है, 29 से 30 है, ठीक है। फिर आता है आपके पास
क्रिमिनल प्रोसीजर को 31 है हमारे पास, फिर 32 और 40 है। ये बड़ा अच्छा दे रखा है इन्होंने, ताकि जो काम के लिए उन्होंने खुद ने छुड़वा दिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट तो पूरा ही पढ़ लो, पूरा ही है वैसे भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राजस्थान एग्जामिनेशन 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है, तो ठीक है, कुछ तो छोड़ा, वही बढ़िया अपने लिए। फिर आता प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक दे रखा है, तो 90 वैसे नहीं पढ़ते, क्या पढ़ाएंगे। फिर जेजे एक्ट ने आपको बचा लिया, 1 2 2 है, फिर 4 to 9 है आपका, फिर 10 से 26 है, फिर सीधा 74 से 89 है, और 90 से 107 है। तो इसकी हमारी पूरी क्लासेस चलेगी फाउंडेशन बैच की तरह, जिसका टाइमिंग सुबह रहेगा 6 से लेके 8 बजे तक रहेगा। ऑनलाइन ही रहेगी, क्योंकि ऑफलाइन सुबह सुबह कौन बच्चा आएगा। फिर भी आना चाहे तो आप आ सकते हैं, और लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, क्लास भी होगी, लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। लेकिन फाउंडेशन बैच ही चलाऊंगी मैं, रैपिड रिविजन नहीं चलाऊंगी, क्योंकि इंटरव्यू है ही नहीं, तो 100% अपन को इसी में सेलेक्ट होना है भैया, 182 सीटों को कम नहीं होती है। फिर आता हिंदी के अंदर शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, सब कुछ बोर्ड पे लिख के करेंगे अपन। मुहावरे बोर्ड पे लिखेंगे उनके अर्थ के साथ। फिर आता है लोकोक्ति, और उनका भी अर्थ बताऊंगी कैसे, जैसे लोकोक्ति उसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि आरएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है ये पेपर हमारा। फिर आता है समनुश्रुत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ भेद बताइए, दोनों में क्या अर्थ है, ये किस किस पर्पस के लिए आता है। फिर दिए हुए अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी में अनुवाद कीजिए, वो अपन रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। तो फिर आता है संक्षिप्तीकरण, गद्यावतरण का उचित शीर्षक को लगभग 1 शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए, यानी एक तरह से प्रेसिव राइटिंग आएगी हिंदी में, जो कि हमारे एडीजे में भी आती है। कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा आदेश, सूचना प्रेस विज्ञप्ति, यही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही तो अपन को एपीओ बनने के बाद इधर उधर सारे पेपर देने पड़ेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगी। फिर आता समसाहसिक विषय पर लेख लिखिए, यानी एक निबंध। तो मैं आपको 5 निबंध दूंगी, उनकी प्रैक्टिस, मतलब वो 5 निबंध का मतलब होता है 5 प्रेजेंटेशन आपको दी जाएगी। उससे क्या फायदा हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा एग्जाम में अगर 150 शब्द देते हैं तो कैसे। ये रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, ऑलरेडी मेरे पास हो चुका है, तो उसकी सिर्फ मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, उससे आपको लिखने का प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगा। फिर आता है आपके पास ग्रामर में हम चलते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस कराऊंगी मैं आपको, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कराऊंगी मैं आपको, नरेशंस कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनर प्रीपोजिशन, ये तो सब प्री का आ गया, पार्ट 1 ग्रामर और यूजेज इंग्लिश 50 नंबर का। हाँ, ये वापस करने सारे। फ्रिजल वर्ब भी होगी, ओ भाई इस बार तो फ्रिजल वर्ब भी है, लेकिन बहुत सारी फ्रिजल वर्ब नहीं करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वाली करेंगे, इतनी करके तो कोर्स ही पूरा नहीं होगा। वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, ये हम करेंगे। मॉडल्स हम करेंगे, मॉडल सिर्फ ये जो दे रखे यही करेंगे, जैसे ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन किस किस पे, बस यही वाले करेंगे। फिर कंप्रिहेंसिव प्रेसिव राइटिंग कराऊंगी मैं आपको, ट्रांसलेशन प्रेसिव राइटिंग हमारे एडीजे के एग्जाम में होता है, वो भी है, ठीक है। और ये आता कंप्रिहेंशन ऑफ अनसीन पेसेस आएगा 250 वर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली, तो अपन अनसीन पेसेस और स्कूल में करते थे, बड़े ऐसा कर लेंगे। 5 क्वेश्चन उसमें से दे देंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज एंड 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वोकेबुलरी फ्रॉम द पैसेज। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, तो देख के कर लेंगे, तो आप ऐसे भी कर लोगे। आर टू सेट ऑन द अनसीन पेसेज। फिर आता ट्रांसलेशन टू 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो ट्रांसलेशन कैसे करनी वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकायदा कराऊंगी आपको। फिर आता आपके पास कंपोजिशंस, लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग। हाँ, इसका ना याद है स्कूल के टाइम में खाका बना देते थे, है ना, जस्ट लाइक कि हमने क्या कर दिया, खाका बना दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, एक फिक्स था सेट के ऊपर आएगा ये लिखने, आई बैक टू सेट दैट, बीच की 2 लाइनें चेंज करनी, लास्ट की 3 लाइनें फिक्स है, वो फिक्स वाला रखेंगे, ताकि हिंदी मीडियम का बच्चा तो उसकी इंग्लिश में ज्यादा मिस्टेक नहीं हो, बीच की 2 लाइनें उसको चेंज करनी पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं हमारे गाँव के स्कूल में खाका बना के तैयार कर दो, फिर अंदर चीजें ऐड कर दो। अभी जैसे मैं चार्ज फ्रेमिंग कराती हूँ, जजमेंट राइटिंग, तो उन लोग सबका एक फॉर्मेट, हाँ खाका ही सब फॉर्मेट बना देते हैं, तो अंदर की चीजें चेंज करनी, बाकी सारी सेट रहती है, ताकि बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। लेटर राइटिंग करेंगे, रिपोर्टिंग राइटिंग करेंगे 150 वर्ड्स की, और नोटिस राइटिंग करेंगे, नोटिस कैसे भेजना है, क्योंकि नोटिस तो भेजना जरूरी है, आजकल तो इंग्लिश में नोटिस भेजने पड़ते हैं, तो इनको करेंगे। अब आई यहाँ पे बात कि क्या हम सिर्फ हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर करवाएंगे, नहीं, सिर्फ हिंदी ग्रामर, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा, उसकी जो फीस होगी, तो आप कहेंगे अरे सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की इतनी सी फीस कैसे होगी, और सिर्फ हिंदी ग्रामर की इतनी, तो फिर अलग से फीस भी होगी, पर आप लोगों को थोड़ा सा चमक जाते हो, मेहनत नहीं देखते हो, बस फीस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है। तो वही मैं आपको बता दूँ, प्री का पेपर उठा के देखिएगा, हमारे मॉक टेस्ट उठा के देखना, कुछ बाहर गया ही नहीं उसमें से, सब कुछ आया। हमने जो भी क्लास ली, रैपिड रिवीजन की, फाउंडेशन बैच की, हमने जो क्लासेस ली है, इवन हिंदी इंग्लिश की जो क्लासेस ली, कुछ गए ही नहीं ना बाहर, क्योंकि पूरा ही पढ़ाते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं है, रहते। जब मैंने आपसे कहा कि मेरे एक स्टूडेंट के 98 मार्क्स आ रहे हैं, एक के 96, तो एक बच्चा मुझे कमेंट करता है, कहीं आपके स्टूडेंट के 110 नंबर तो नहीं आते आ रहे हैं, क्या आपके माता पिता ने ये सिखाया, ये तमीज़ है, लॉ करने के बाद भी ऐसे तमीज़ रखते हो। हाउ इट इज़ ए पॉसिबल कि 100 में से 110 आएगा, बट इट इज़ 100% पॉसिबल कि 100 में से 98 आ सकता है, इतना कॉमन सेंस नहीं है,
फिर कौन सा सेंस रखते हो? इतनी तकलीफ है मेरे लेक्चर से, मेरे यूट्यूब चैनल से, तो मत सुनो ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे पास 100 बच्चे थे, 100 के 100 98 आए, इतना तो झूठ नहीं बोलूँगी, पर एक का 98 आ सकता है, इसमें तुम्हें क्यों तकलीफ? मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब आप एक अच्छे परिवार के बच्चे हो, आपके माता पिता के अच्छे संस्कार हैं, आप न जाने कितने गुरुजनों से मिले हो, उनके संस्कार हैं, उन सबके संस्कारों को ऐसे उड़ा देते हो 1 मिनट में। अजीब है। मैं इस यूट्यूब चैनल पर आ रही हूँ, 1100 वीडियो होंगे लगभग मेरे। मैंने आज तक कभी किसी दूसरे कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने एक चीज़ सिखाई, हम सब मनुष्य इस धरती पे आए हैं, हम सबको काम करना है, जिसकी किस्मत में जितना लिखा उसको उतना मिलेगा। मैं तो कभी कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने कभी कोई ऑफर नहीं निकाला, सब निकालते, मुझे क्या लेना देना, सबकी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी ज़िंदगी, मुझे मेरा काम करना है, सबको अपना काम करना। मैंने तो कभी आपसे ये भी नहीं कहा आइए हमें ज्वाइन कीजिए, हम 100% आपका सिलेक्शन करेंगे, मैं तो कहती नहीं हूँ भैया, अगले पल की गारंटी नहीं है, मेरे खुद के सिलेक्शन की गारंटी नहीं, मेरा काम तो कर्म करना है, आपका काम कर्म करना है, हम 100% कर्म करेंगे, 100% रिजल्ट मिलता है बस, बाकी सिलेक्शन वलेक्शन किसी की गारंटी नहीं है। आप एक बात बताओ, एक कोचिंग सेंटर में एक बच्चा पढ़ता है, ठीक है, एक तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, उस कोचिंग सेंटर में 50 बच्चे पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? 2024 में। वो कोचिंग सेंटर एग्जाम्पल के लिए 2005 से चल रहा है, 2005 से लेके 2025 20 साल हो गए। अब उसमें क्या हुआ, एक बच्चा 2010 में जो पढ़ के गया वो सेलेक्ट हो गया 2025 में, तो 2010 वाले बच्चे का फोटो लगाया। अगर वो 2010 वाले बच्चे का फोटो लगा रहा है, इसका तो 2010 से 2025 15 साल 20 साल जो भी है 15 साल, तो 15 साल में कितने बच्चे पढ़े होंगे? 10,000 बच्चे पढ़े होंगे, इतना तो मानते हो। तो 10,000 में से उसके 100 बच्चे क्यों निकल रहे हैं? तो सारे के सारे 10,000 बच्चे क्यों नहीं निकले? कोचिंग वाले सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, आपकी डेस्टिनी को आप ही बदल सकते हैं, वो आपकी मेहनत से बदल सकते हैं। तो इसलिए अच्छे परिवार के लोग हैं हम, अच्छे संस्कार हैं, माता पिता का नाम रोशन करना है, बर्बाद या खराब नहीं करना है। घटिया कमेंट करने से पहले ये तो सोचो कि हमारे माता पिता पे क्या असर पड़ेगा, उनके संस्कारों पे क्या असर पड़ेगा, हमें उनका सोचना पड़ेगा ना। तो 100 में से 110 नहीं देगी आरपीसी, लेकिन 100 में से 98 देगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पढ़ रहा है, 6 महीने से पागलों की तरह पढ़ रहा है। आप भी पढ़ के देखो, आपको भी मिलेंगे 100 में से 98। 98 क्यों? आपको 100 में से 100 मिलेंगे। पढ़ो तो सही, पढ़ना आपका काम है, नंबर देना ओमआर सीट का काम है, ठीक है। तो फालतू कमेंट करने से पहले अपने माता पिता और गुरुजनों के संस्कारों को बर्बाद मत करो, अच्छे परिवार के बन के रहो, लोग दुआएं देंगे, नहीं तो लोग बद दुआएं देंगे। तो दुआएं लेके रहो ना संसार में, काहे बद दुआएं लेने किसी की। और याद रखना, कभी किसी की दुआ और बद दुआ खाली नहीं जाती, क्योंकि दुआ से अगर तुम बन सकते हो तो बद दुआ से तुम हट भी सकते हो, तो ये कभी खाली नहीं जाती, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो बड़ा अजीब ही कमेंट करते हैं। मैं तो एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरा यूट्यूब का अगर लेक्चर बढ़िया लगे तो सुनो, नहीं लगे इग्नोर करो, मैटर खत्म। क्यों अपना जी दुखाना, क्यों दूसरों को परेशान करना? ना आप परेशान हो ना दूसरों को परेशान करो, ठीक है। खुश रहो, आगे बढ़ो। तो ये हमारा एक सिलेबस है, तो इसका जल्दी शुरू हो रहा है, 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा, मेरे स्टेटस पे आप देखिएगा, इसकी फीस स्ट्रक्चर के साथ ही आ जाएगा, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है मैडम 100% नौकरी चाहिए, हम तो जोधपुर आके पढ़ना चाहते हैं, आ जाइए जोधपुर, कोई इशू नहीं है। बट आओ जोधपुर तो ध्यान रखिएगा 4 चीज़ें। पहला, पढ़ने के लिए आए, सिर्फ पढ़ना है, नो जिम, नो वॉकिंग, नो रनिंग, नो रेस्टोरेंट, नो होटल, आपका कमरा कोचिंग के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो जोधपुर आओ, अन्यथा अपने घर बैठ के पढ़ो। आप घर से बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, आप पढ़ते कम हो, दूसरी एक्टिविटी ज्यादा करते हो। ये मैं तो कई बार बच्चों को देखा आके नौकरी ज्वाइन कर लेते, पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकालेंगे। अरे पागल बच्चा, पार्ट टाइम जॉब करेगा तो इस साल सेलेक्ट ही नहीं होगा, फिर तुम्हारा और 4 साल खराब हो जाएंगे। इससे से 1 साल पूरा जीवन लगा लेना अपना, फिर जीवन भर कमाना ही कमाना है। तो अगर ये सब हो कि कमरे बैठ के पूरे दिन पढ़ सकते हो, रट सकते हो, लिख सकते हो कोचिंग के साथ, तो जोधपुर वाले तो घर बैठ के पढ़ो, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस इक्वल चलती है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि दोनों का एक साथ ही सेटअप लगता है। यहाँ ऑनलाइन पढ़ती हूँ, यहीं ऑफलाइन बच्चे बैठते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन है, हम ऑनलाइन वाले से भी उतनी बात करते हैं जितनी ऑफलाइन से, इसलिए वो कभी टेंशन ना करें, ठीक है। आप क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है बीच में पूछ सकते हैं, हाथों हाथ अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, बस हैंड रेस कर लो ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। बाकी हमारे माइक सबके ऑन रहते हैं, हर सवाल का जवाब उसी समय मिल जाता है आपको, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।